गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रहेगा। जैसे कि आप जानते हो कि हम दूसरी जो यूनिट है उसमें चल रहे हैं और मौर्य साम्राज्य जो है वो आजकल डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो आज हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो पहला शासक जिसका नाम आता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आपको बताऊं कि मौर्य वंश के कुछ जो प्रसिद्ध शासक रहे उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जिसका शासनकाल 298 से लेकर और 272 या 73 ईसा पूर्व तक रहा था। और फिर बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक 273 या 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ये प्रसिद्ध शासक रहे। वैसे जो मौर्य साम्राज्य का जो समय रहा, जो मौर्य वंश का काल रहा, वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। लेकिन इनमें तीन शासक ये महत्वपूर्ण हैं। इनमें से भी दो के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, बिंदुसार के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। तो ये नाम आपने ज़रूर पहले सुन रखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जैसे आप जानते हो कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया था भारत में, तो उस समय जो मगध का राजा था उसका नाम था धनानंद, ठीक है। धनानंद, मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अलोकप्रिय हो चुका था जनता में। ये बहुत हठी था, हठधर्मी, बहुत ही ज़्यादा जो है अत्याचार करने वाला और अयोग्य शासक था धनानंद। और क्या हुआ था कि धनानंद के समय में मगध का एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। तो चाणक्य जो है ये राजनीति में बहुत रुचि रखते थे और बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात ब्राह्मण थे उस समय, और आचार्यों की हर कोई मानता था उस समय। तो जैसे कि बताया जाता है कि एक बार ये चाणक्य धनानंद के दरबार में उपस्थित हुए, स्वयं अपनी इच्छा से, बुलाया नहीं था लेकिन अपनी इच्छा से उपस्थित हुए। और वहाँ जाकर उन्होंने धनानंद को ये आगाह किया कि सिकंदर का जो एक सेनापति यहाँ पे उसने छोड़ रखा है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सिकंदर जो क्षेत्र भारत में जीत कर चला गया था, तो पीछे उसने अपने कुछ सेनापतियों को वहाँ पे नियुक्त कर दिया था अपने साम्राज्य की देखभाल के लिए। तो उनमें से एक सेल्यूकस निकेटर था। तो चाणक्य ने ये धनानंद को सलाह दी कि सेल्यूकस निकेटर मगध पर आक्रमण करेगा और इसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। मैंने आपको बताया कि धनानंद तो अयोग्य था, उसने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, वो तो बस इसी दम्भ में रहता था कि वो एक शासक है। तो भरी दरबार में जब चाणक्य ने उससे ये बात कही कि राजा जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी सीमाओं की तरफ और सेल्यूकस निकेटर कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो धनानंद ने उसको ये कहा कि भाई तू कौन होता है हमें समझाने वाला, कि मेरे दरबार में आकर मुझे सलाह देने वाला तू कौन होता है। तो इससे, और उसको कुरूप भी कहा, कुरूप ब्राह्मण, कुरूप मतलब भद्दी शक्ल का। तो कहते हैं कि चाणक्य इस बात से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी जटाएं खोल ली और ये प्रण कर लिया कि जब तक नंद वंश का समूल अंत नहीं कर देंगे वो तब तक इन जटाओं को नहीं बांधेंगे। जैसे ब्राह्मण होते हैं वो पीछे एक चोटी रखते हैं ना, वो चोटी को बांध भी लेते हैं। तो इस तरह से चाणक्य ने अपने जो जटाएं थी वो खोल दी और ये श्राप दिया और ये प्रण भी लिया कि जब तक वो नंद वंश का समूल अंत नहीं कर देंगे तब तक वो उस जटाओं को बांधेंगे नहीं। तभी उस दरबार में धनानंद ने अपने मंत्री से कहा कि इसको पकड़ लिया जाए,
ब्राह्मण को पकड़ लिया जाए, किस तरह से भरी सभा में, भरे दरबार में आकर मुझे अपमानित कर रहा है। तो उसके मंत्री ने सलाह दी कि आचार्य को वो नहीं पकड़ सकते, आचार्य जो है बड़े सम्मानित होते हैं, और ये इतना ही बहुत है कि उनको दरबार से बेइज्जत कर दिया गया है, इतना ही बहुत है। तो इस प्रकार से चाणक्य ने जब ये जो है प्रण ले लिया कि वो धनानंद का समूल नाश करेगा, नंद वंश का समूल नाश करेगा, श्राप भी दिया साथ में। तो देखिए ये परिस्थितियां थी उस समय। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो ओरिजिन है, उसके वंश के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। जैसे कि यूनानी जो लेख हैं, यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस, ठीक है, और चंद्रश्री के नाम से जाना जाता है। यूनानियों ने अपने नाम रखे, जैसे चाणक्य का कौटिल्य रख दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोट्टस उन्होंने नाम रखा था, लेकिन उनके वंश के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक धनानंद की जो पत्नी थी मुरा, उसका पुत्र था। मुरा जो है वो एक शूद्र स्त्री थी, शूद्र जाति से संबंध रखती थी। ऐसा माना जाता है कि वो धनानंद की दासी थी, दासी से उत्पन्न पुत्र था ये, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं। कथा सरित सागर जो सोमदेव ने लिखी थी, उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन कर रखा है कि वो नंद राजा का ही पुत्र था। बौद्ध परंपरा जो है वो ये बताती है कि चंद्रगुप्त क्षत्रियों के मौर्य वंश से संबंध रखता था, मौर्य वंश, और इसी से उसका नाम मौर्य पड़ा। तो देखिए अलग अलग मान्यता है। कुछ कहते हैं कि उसके जो वंश था वो मोर पालने वालों का वंश था, मोर पाले जाते थे, इसलिए उसका नाम जो है इस प्रकार से मौर्य पड़ गया। अब चंद्रगुप्त की जो जन्म कब हुआ, इतिहासकार जैसे कि मानते हैं, वो ये मानते हैं कि उसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। और जैसा कि आम सहमति जो बनती है वो ये बनती है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के एक क्षत्रिय कुल में उसका जन्म हुआ था, साधारणतः ये माना जाता है। और उसके जो पिता थे वो क्षत्रिय वंश के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। एक बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौर्य वंश के पीपली वन के गणराज्य में शासन करते थे। अब क्या हुआ कि जब उनके गणराज्य को मगध में सम्मिलित कर लिया गया तो उनके पिता ने मगध राज्य के खिलाफ युद्ध किया और इस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय चंद्रगुप्त की माँ जो है वो गर्भवती थी और उसने पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त को जन्म दिया। और कहा जाता है कि उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो एक राज्य परिवार से संबंधित था, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसकी माँ ने उसको एक ग्वाले के पास रख दिया था और उस ग्वाले ने उसे एक शिकारी को बेच दिया था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पशु चराने का कार्य करने लगा, जैसे कि मान्यता है। महावंश टीका जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त पशु चराने का कार्य करता था और एक वो जंगल में रहा करता था। तो एक बार ना वो बहुत सारे जो ग्वाले थे, ग्वालों के जो बच्चे थे, उनको इकट्ठा करके और वो राजसी खेल खेला करता था। राजसी खेल का मतलब ये है कि जैसे तू राजा बन जा और मैं मंत्री बन जाता हूँ, और इस तरह से जो बच्चे खेलते हैं। तो कहते हैं कि एक दिन वो राजा बन के चबूतरे पर बैठकर न्याय कर रहा था और अपराधी और कर्मचारी नीचे खड़े हुए थे। तो चाणक्य या कौटिल्य नामक जो ब्राह्मण था उन बच्चों की खेल को बड़े ध्यान से देख रहा था। ये तब की बात है जब चाणक्य को दरबार से अपमानित करके जो है निकाल दिया गया था। तो देखिए चाणक्य लगातार उस बालक को देखता रहा, चंद्रगुप्त को, और वो उससे इतना प्रभावित हुआ जिस प्रकार से वो न्याय कर रहा था कि एक शिकारी से, जिसके पास उसको दे रखा था, एक शिकारी से उसने 1000 कार्षपण देकर, कार्षपण उस समय करेंसी हुआ करती थी,
1000 कार्षपण देकर उसको खरीद दिया। उसको फिर वो तक्षशिला ले गया। तक्षशिला में उसको पूरी शिक्षा दीक्षा दिलाई, हर तरह से जो है ट्रेन किया। 8 वर्ष तक उसने तक्षशिला में रहकर शिक्षा ग्रहण की। और कहा जाता है कि जो चाणक्य का अपमान किया गया था नंदवंश के दरबार में, उसने जो है ये उसी समय ठान लिया था कि अब चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से वो धनानंद का अंत करेगा। नंदवंश का अंत करने की अब उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। तो देखिए, जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसने भारत के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यूनानी लेखक प्लूटार्च के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने तक्षशिला और उसके आसपास के क्षेत्रों में सिकंदर से मुलाकात की। यानी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ये आपस में मिले हैं। और चंद्रगुप्त ने सिकंदर को यह आश्वासन दिया कि अगर वो धनानंद पर आक्रमण करेगा, नंदवंश की सेना पर अगर वो आक्रमण करेगा, तो चंद्रगुप्त का उसे हर संभव सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं कि सिकंदर चंद्रगुप्त के इस बात से काफ़ी क्रोधित हुआ और चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों को मौत के घाट उतारने की आज्ञा दे दी। वो बच के वो ऐसे निकल गए। जैसे कि एक परंपरा, एक कथा जो है वो बताती है, लेकिन इसकी सत्यता कितनी है ये जो है जानना मुश्किल है। तो देखिए, आपको मालूम है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को ये लगा कि अब सही समय आ गया है कि वो मगध पर आक्रमण कर दे, अपने उस अपमान का बदला ले। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास से। अभी आप चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज मैंने आपको बताया है, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं।